नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज का हमारा टॉपिक है पिट्स इंडिया एक्ट। और पिट्स इंडिया एक्ट में कौन कौन से प्रावधान किए गए, ये एक्ट क्यों लाया गया, उसका ये कारण क्या है, इस पे आज हमारी चर्चा होगी। और पिट्स इंडिया एक्ट इसलिए लाया गया था क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट में बहुत सारी कमियां थी। उन कमियों को सुधारने के लिए, भारत में शासन अच्छा बनाने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था। तो हम देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट में क्या है। रेगुलेटिंग एक्ट आने से कंपनी एक राजनीतिक संस्था के रूप में उभर के सामने आई थी, जिससे ब्रिटिश संसद इसमें क्या है एक रुचि लेने लगी। और आगे फिर ब्रिटिश संसद ने सोचा कि अब हम भारत पर सीधा शासन करेंगे। आगे चल के रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमियां आने लगीं और उन कमियों को दूर करने के लिए डुंडस और फोगास, ये दो व्यक्ति ने इस रेगुलेटिंग एक्ट की जांच करी। और जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश पीएम विलियम पिट्स को सौंपी। और विलियम पिट्स ने संसद के पटल पर रखा और ब्रिटिश संसद ने उस रिपोर्ट के आधार पर एक एक्ट पारित किया, जिसे हम 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जानते हैं। अब इस एक्ट में कौन कौन से प्रावधान थे, तो पहला प्रावधान है इसमें कि एक नई संस्था का गठन किया गया, जिसका नाम था BOC, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। BOC एक ऐसी संस्था थी जिसको ये शक्तियाँ दी गई थी कि ये संस्था के अधीन, BOC के अधीन अब COD काम करेगी। COD का आशय है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। हम जानते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक और राजनीतिक दोनों कार्य कर रहा था, लेकिन BOC के आने से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के राजनीतिक कार्यों को अब BOC के अधीन लाया गया है। अब BOC के माध्यम से ब्रिटिश संसद अब सीधा कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करेगी। ये इसका पहला प्रावधान किया गया। BOC 6 सदस्यीय एक संस्था थी। इसमें एक चांसलर था, एक राज्य सचिव जो कि अध्यक्ष होता था, और 4 प्रिवी काउंसिल के इसमें क्या है सदस्य माने गए थे। तो इसमें 6 सदस्यीय संस्था थी। और वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें तो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, COD है, उसमें 24 सदस्य थे, जो कि कंपनी के शेयर धारकों से मिलकर बनी हुई थी। और ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कंपनी के सारे काम करती थी, लेकिन अब से ये ओनली केवल व्यापारिक कार्य करेगी, राजनीतिक कार्य नहीं करेगी। ऐसा इसमें पहला प्रावधान रखा गया। इसके बाद BOC बोर्ड ऑफ कंट्रोल को और भी कई शक्तियाँ दी गई, जैसे कि कंपनी के अधिकारियों की नियुक्ति के लिए BOC करेगी, लेकिन उनको हटाने के लिए ब्रिटिश सम्राट हटाएगा। इसके अलावा गवर्नर की जो काउंसिल थी उसमें भी कुछ परिवर्तन किए गए। पहले हम जानते हैं 4 सदस्य थे, लेकिन अब वो 3 सदस्य बना दी गई। और गवर्नर जनरल को, जो कि बंगाल का गवर्नर जनरल था, इसको शक्तियां सौंपी गई। इसके अलावा हस्तक्षेप की नीति का पालन किया गया। मतलब ब्रिटिश संसद का मानना था कि अब हम कोई युद्ध वगैरह नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि हमारे लिए इससे क्या है नुकसान ही होगा। आगे उन्होंने फिर दोहरे शासन की शुरुआत कर दी। अब यहाँ से दोहरे शासन की शुरुआत मानी जाती है पिट्स इंडिया एक्ट से। दोहरे शासन से तात्पर्य है कि भारत का गवर्नर जनरल जो है वो 2 तरीके से काम कर रहा था, यानी 2 तरीके से निर्देश ले रहा था। व्यापारिक कार्य के लिए वो COD से निर्देश ले रहा था, और भारत में राजनीतिक कार्यों के लिए निर्देश उसको BOC बोर्ड ऑफ कंट्रोल से मिल रहे थे। इस तरीके से हम देखते हैं कि भारत में गवर्नर जनरल है वो 2 तरीके से निर्देश ले रहा था, BOC से राजनीतिक और COD से व्यापारिक। इसी को हम डायरकी या दोहरा शासन मानते हैं। इसके अलावा अब यहाँ से ये प्रावधान किया गया कि कंपनी द्वारा जो विजित प्रदेश हैं भारत में, अब वो सीधे क्या है ब्रिटिश संसद के अधीन आएंगी। वो कंपनी केवल क्या है एक प्रतिनिधि के रूप में मानी जाएगी, लेकिन वो सारे के सारे क्षेत्र क्या है ब्रिटिश संसद के अधीन माने जाएंगे। और कंपनी ओनली एक प्रतिनिधि के रूप में रह गई। और आगे चल के जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसको और शक्तियां दी गई। बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन मद्रास और मुंबई के गवर्नर जनरल को क्या है लाया गया। इसका मतलब ये हुआ कि अब से मद्रास का गवर्नर और मुंबई का गवर्नर कोई भी कार्य बंगाल के गवर्नर से पूछकर ही करेगा, जैसे कि देशी रियासतों से युद्ध करना या कोई व्यापार करना, कोई संधि करना, समझौता करना, ये सारे काम वो बंगाल के गवर्नर जनरल से पूछ के अनुमति से ही करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। और अगर ऐसा करता है तो बंगाल के गवर्नर जनरल को ये पावर दिया गया कि तुम वहाँ की सरकार को भंग कर सकते हो। तो हम यहाँ एक क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं कि क्या भारत में अभी ऐसा कोई वर्तमान में कोई प्रावधान है कि अगर कोई राज्य सरकार या प्रांतीय सरकार संविधान के अकॉर्डिंग अगर शासन ना चलाए तो वो केंद्र सरकार राज्य का प्रशासन अपने हाथों में ले सकती है। और अगर ऐसा कोई प्रावधान है तो आप कमेंट में जरूर लिखिए। इस तरीके से हमने आपको बताया कि पिट्स इंडिया एक्ट में कौन कौन से प्रावधान किए गए थे। तो दोस्तों ये था हमारा पिट्स इंडिया एक्ट।
आपको कैसा लगा? अगर आपकी कोई राय हो तो आप कमेंट में लिखिए, आपका कोई सुझाव हो तो वो भी कमेंट में लिखिए। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ये हमारी संविधान सीरीज चल रही है, आपको कैसी लग रही है आप कमेंट में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।